जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, जैसा कि एंशियंट हिस्ट्री के इस चल रहे सिलेबस में कल हम जो है मौर्य समाज के बारे में देख रहे थे। कल हमने उसके प्रशासन इकाई के बारे में देखा था कि किस प्रकार से राज्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रशासनिक कार्य किए जाते थे और किस प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, कितने अध्यक्ष, कितने अधिकारी, कितने मंत्रियों की आवश्यकता थी, कितने लोग उस वक्त नियुक्त थे, उनके बारे में कल हमने जानकारी ली। आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मौर्य समाज में, यानी मौर्य जो राजा रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार आदि प्रमुख राजा, इनके शासनकाल में न्याय व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती थी उसके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। और उसके बाद उस वक्त के भूमि के बारे में जानकारी लेनी है और कला संस्कृतियों के बारे में आज हम जानकारी पढ़ेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप कल का वीडियो देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की क्लास समझ में आने में दिक्कत ज़रूर होगी। और अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार करते चलिए, समझते चलिए, दोहराते चलिए, रिवीजन करते चलिए, वरना आपको जो है सिलेबस को परखने में, समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी, यह निश्चित तौर पर है। तो साथियों, आइए आज की अपनी क्लास को हम उसी ऊर्जा प्रवाह के साथ शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह रहेगा न्याय प्रशासन। आज हम देखेंगे मौर्य काल में हमारा जो न्याय प्रशासन था वह किस प्रकार से संचालित होता था। तो अगर हम उस वक्त के न्याय प्रशासन की बात करें साथियों, तो उसमें जो उस वक्त न्यायालय था वह दो प्रकार से बटा हुआ था। न्यायालय दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो न्यायालय था वह धर्म स्थिर या दीवानी न्यायालय था, जिसका मुखिया व्यवहारिक कहा जाता था। यानी जो उस वक्त का दीवानी न्यायालय था उसे धर्म स्थायी भी कहा जाता था। उसके मुखिया जो था, यानी जो उसका न्यायाधीश था, उसको व्यवहारिक कहा जाता था। उसके बाद जो दूसरा न्यायालय था उसको कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। यानी उस वक्त का जो फौजदारी न्यायालय था उसको कंटक शोधन कहा जाता था। उसका जो मुखिया या न्यायाधीश था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। साथियों, दीवानी और फौजदारी में अगर हम अंतर की कोशिश करें तो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत वे सभी केस आते हैं जो कि धन संपत्ति और हमारे जितने भी परिवार के या खेत, पैसे, इन सब से जुड़े हुए संबंधित बातें हैं, वो सब दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत साथियों जैसे लड़ाई झगड़ा जो है, हत्या का प्रयास आदि जितने भी लड़ाई संबंधित शारीरिक रूप से जो केस बनते हैं वो सब हमारे फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो उस वक्त जो है आर्थिक रूप से न्यायालय दीवानी न्यायालय और शारीरिक जो पीड़ा, प्रताड़ना आदि पर आधारित न्यायालय थी फौजदारी न्यायालय दो भागों में बटी थी। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय भी कहा जाता था। दीवानी न्यायालय को धर्म स्थिर न्यायालय भी कहा जाता था। दीवानी न्यायालय के मुखिया को व्यवहारिक, फौजदारी न्यायालय के मुखिया को प्रदेष्टा कहा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यूपीएससी, पीसीएस, पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे साथियों पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं उस वक्त के गुप्तचर प्रशासन की, उस वक्त जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर अर्थात कुछ लोग जो बाहर अलग भेषों में टहलते थे और उसके बाद आकर जनता की सारी खबर राजा तक पहुंचाते थे, उसे ही गुप्तचर कहा जाता था। तो गुप्तचर प्रशासन की उस वक्त की अगर हम बात करें तो जो उस वक्त का गुप्तचर विभाग था, उस गुप्तचर विभाग को महामात्या सर्प कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को महामात्या सर्प कहा जाता था और गुप्तचर का नाम गूढ़ पुरुष होता था। अर्थात जो उस वक्त गुप्तचर होते थे उनका नाम गूढ़ पुरुष होता था। और अगर हम गुप्तचर अधिकारी की बात करें साथियों, जो गुप्तचरों के अधिकारी हुआ करते थे उसको सर्प महामात्य कहा जाता था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, गुप्तचर विभाग को महामात्या सर्प और गुप्तचर अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। आपस में मिला मत दीजिएगा इसे। आगे साथियों बात करते हैं तो संस्था गुप्तचर की बात करें तो संगठित गुप्तचर इसे कहा जाता था। और संचरा गुप्तचर जो होते थे इसको भ्रमणशील गुप्तचर कहते थे। जो पारिजाजिका गुप्तचर होते थे
इन्हें भिक्षुड़ी वेश में रहते थे। जो पारिजाजिका गुप्तचर थे ये साथियों भिक्षुड़ी वेश में रहती थी, यह औरतें थी। अभय वेतन की बात करें तो अभय वेतन जो है गुप्तचरों के वेतन को कहा जाता था। गुप्तचरों को जो वेतन दिया जाता था उसे अभय वेतन कहा जाता था। और साथियों रक्षण शब्द जो है पुलिस के लिए प्रयोग होता था। पुलिस जो उस वक्त की थी उसको रक्षण कहा जाता था। इंस्पेक्टर को साथियों निरीक्षक कहा जाता था। स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्ट्रैबो जो यूनानी लेखक था इसने जो है इंस्पेक्टर शब्द प्रयोग किया है निरीक्षक के लिए। ओवरसीपर्स को जो है गुप्तचर मेगास्थनीज ने यह नाम दिया है। गुप्तचर को मेगास्थनीज ओवरसीपर्स कह के बुलाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता था। आगे साथियों अगर हम बात करते हैं सैन्य प्रशासन की, अगर हम सैन्य प्रशासन की बात करें तो प्लेनी ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ सिपाही थे। अर्थात प्लेनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 रथ पर सवार थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह बताया। प्लूटार्क ने भी 6 लाख की सेना का वर्णन किया है। गुल्म जो है सैन्य छावनियों को कहा जाता था और गुल्मदेह जो है सैनिकों का वेतन को कहा जाता था। अर्थात जो सैन्य की टुकड़ियां जो छावनियां लगाई जाती थी उसको गुल्म कहा जाता था और जो वेतन जो पैसा जो तनख्वाह सैनिकों को दिया जाता था उस तनख्वाह को गुल्मदेह नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं तो इंडिका के अनुसार जो सैन्य प्रशासन था उसमें सैन्य प्रशासन में 30 सदस्यों की उपस्थिति को बताया गया है। इंडिका जो है 30 सदस्यों के जो झुंड था उसको जो है सैन्य प्रशासन में संलग्नित बताया गया है। जो पहली समिति है वह जल सेना की थी, जो दूसरी समिति थी वह रसद सेना की थी, जो तीसरी समिति थी वह पैदल सेना की थी, जो चौथी समिति थी वह अश्वारोही सेना की थी और जो पांचवी समिति थी वह गज सेना अर्थात हाथी की सेना की थी और छठवीं समिति जो है रथ सेना की बताई गई है इंडिका के अनुसार। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे साथियों बात करते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था की अगर हम देखें तो भूमि के प्रकार की अगर हम अर्थव्यवस्था में सबसे पहले बात करें तो जो भूमि था वह 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था राजकीय भूमि। राजकीय भूमि अर्थात आय को सीता जो है कहा जाता था। उसके बाद आता है साथियों निजी भूमि। निजी भूमि की अगर हम बात करें तो कृषक की भूमि जो है निजी भूमि होती थी जिसको भाग नामक आय दिया जाता था। उसके बाद साथियों देवमात्रक भूमि की होती थी। देवमात्रक भूमि जो होती थी वह बिना सिंचाई के पैदाकार होती थी। ऐसे भूमियों को देवमात्रक भूमि कहा जाता था अर्थात जिसकी कभी सिंचाई नहीं करनी पड़ती थी। चौथा साथियों जो भूमि का प्रकार था उस वक्त वह देवमातृक भूमि थी। देवमातृक भूमि कृत्रिम साधनों से सिंचाई जिसके द्वारा होती थी, ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी उसे अदेवमातृक भूमि कहा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में उस वक्त के भूमि कर की। अगर हम भूमि करों की बात करें अर्थात प्रतिवर्ष जो किसानों द्वारा राज्य को भूमि कर प्रदान किए जाते थे, कौटिल्य के अनुसार वह भूमि कर 1/6 थी उस वक्त। अर्थात कौटिल्य या चाणक्य कहते हैं कि उस वक्त की भूमि कर जो थी वह 1/6 थी, यानी 6 भागों में 1 भाग जो है कर के रूप में किसान प्रदान करते थे। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में इसको 1/4 बताते हैं कि जो कर था वह 1/6 नहीं 1/4 था। रज्जुक जो शब्द प्रयोग होता था वह भूमि की पैमाइश के लिए होता था उस वक्त। और प्रवेश्य कर जो था वह आपात कर था जो कि 20% देना पड़ता था। और निष्क्राम कर जो था वह निर्यात कर था अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसलों को निर्यात करने के लिए जो निर्यात कर लगता था उसे निष्क्राम कर कहा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे साथियों। आगे हम बात करते हैं तो नाम आता है पिंडक का।
पिंड कर की बात करते हैं अगर हम, तो गांव का जो सामूहिक कर होता था उसे पिंड कर कहा जाता था। जो सामूहिक रूप से कर गांव वाले चुकाते थे उसको जो है पिंड कर कहा जाता था। उसके बाद साथियों आगे बात होती है प्रलय कर की। अगर हम प्रलय कर की बात करें तो आपातकालीन कर को जो है प्रलय कर कहा जाता था। उसके बाद नाम आता है हिरण्य का। नगद कर को जो है हिरण्य कहा जाता था। पिंटी शब्द जो है वेगार के लिए प्रयोग होता था। वली शब्द जो है धार्मिक कर के लिए प्रयोग होता था, अर्थात जो धर्म के रूप में धार्मिक कर लिया जाता था उसे वली कहा जाता था। उसके बाद साथियों आता है विविध। विविध जो है चारागाह कर था, यानी चारागाह पर जो कर लगता था उसे विविध कहा जाता था। सीता की बात करें तो सीता शब्द जो है राज्य भूमि पर प्राप्त होने वाली आय पर जो कर लगता था उसको सीता कहा जाता था। सेतु की बात करें तो फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय पर जो कर लगता था उसे सेतु कहा जाता था। सेतुबंध जो है वह सिंचाई कर था, अर्थात सिंचाई पर जो कर लगता उसे सेतुबंध कहा जाता था। आगे साथियों बात करें वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग की, तो मौर्य काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होते थे। राष्ट्रीय कर 5% व अंतर्राष्ट्रीय कर 10% लगता था। व्यापार का साधन जो था उस वक्त व्यापार जल परिवहन व सड़क परिवहन के द्वारा होता था, अर्थात जो व्यापार होता था वह जल परिवहन के थ्रू होता था या तो सड़क परिवहन के द्वारा होता था। जल परिवहन में जहाज द्वारा बंदरगाहों से होता था। प्रमुख जो उस वक्त के बंदरगाह थे वह ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, बैरिकम, सिंध नदी पर जो बना है, यह सभी जो है बंदरगाह उस वक्त के प्रमुख बंदरगाह थे। आगे साथियों हम बात करते हैं उस वक्त के प्रमुख सड़कों की। अगर हम उस वक्त के प्रमुख सड़कों की बात करें तो इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से देखने को मिलती है। प्रमुख सड़क में जो है उस वक्त ताम्रलिपि जो है पुष्कलावती उत्तरापथ सड़क जो है ताम्रलिपि से देखने को मिलती है। दूसरी प्रमुख सड़क श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक देखने को मिलती है। तीसरी प्रमुख सड़क पाटन यानी चंपा से जो है लेकर कौशाम्बी तक की देखने को मिलती है। और चौथी जो सड़क है वह भृगुकच्छ से लेकर मथुरा तक देखने को मिलती है। यह 4 प्रमुख उस वक्त की व्यापारिक सड़कें थी। अब साथियों हम बात करते हैं प्रमुख उद्योग की उस वक्त की। तो जो सबसे प्रमुख उद्योग था वह था सबसे पहला सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का उद्योग उस वक्त बहुत प्रचलित था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सूती वस्त्र की मांग भारत की थी। तो मथुरा, कलिंग, काशी, बंग, पांड्य आदि इन क्षेत्रों में जो है सूती वस्त्र का कार्य हुआ करता था। रेशमी वस्त्र की बात करें साथियों तो भारत के रेशमी वस्त्र को क्षौम, चीन के चिनानसुख व श्वेत वस्त्र को दुकुल कहा जाता था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि भारत के रेशमी वस्त्र को क्षौम कहा जाता था। जो चीन का रेशमी वस्त्र हुआ करता था उसको चिनानसुख कहा जाता था, और श्वेत वस्त्र जो हुआ करता था उस वक्त का उसको दुकुल कहा जाता था। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर साथियों पीटी में। एरियन ने चर्म उद्योग का उदाहरण सफेद जूते से दिया है। प्रस्तर उद्योग उस वक्त था साथियों, यानी पत्थर का उद्योग। लकड़ी उद्योग जो था उसका रथ निर्माण हुआ करता था। चंद्रगुप्त का भवन जो था वह बताया जाता है कि साथियों लकड़ी का बना हुआ था, अर्थात चंद्रगुप्त ने अपने भवन को लकड़ी से बनवाया था। खनिज उद्योग की बात करें तो समुद्री व स्थलीय दोनों जगह पर जो है खनिज उद्योग हमारा चलता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे अब हम साथियों बात करते हैं उद्योग के पश्चात उस वक्त की मुद्रा व्यवस्था की। अगर हम मुद्रा व्यवस्था को देखें उस वक्त के, तो जो मुद्रा थी वह सोना, तांबा, चांदी 3 भागों में विभाजित थी। यानी उस वक्त की मुद्रा सोने की भी बनती थी, तांबे की भी बनती थी और चांदी की भी बनती थी। अगर हम सोने की मुद्राओं की बात करें तो 2 प्रकार में बटा हुआ था, एक निष्क और दूसरा सुवर्ण। सोना का मुद्रा निष्क और सुवर्ण 2 भागों में बटा था। तांबे का जो मुद्रा था वह मासक, काकड़ 2 भागों में बटा हुआ था। और तीसरा साथियों अगर हम चांदी की मुद्रा की बात करें तो चांदी की मुद्रा जो है करसापण, धरण, शतमान, यह 3 भागों में चांदी का मुद्रा बटा था। 4 भागों में पर्ण, करसापण, धरण और शतमान,
यह 4 भागों में चांदी का मुद्रा बटा था। आपको याद होगा कि कुछ करसापण देकर ही कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। आगे साथियों अब हम बात करते हैं उस वक्त के आयातित वस्तुओं को, जो कि आयात होते थे, बाहर से भारत में मंगाए जाते थे। तो सबसे पहला नाम आता है घोड़ा, जो कि पश्चिम एशिया से मंगाया जाता था। आज भी जो है काबुल क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया का क्षेत्र जो है घोड़े के लिए मशहूर है। चमड़ा जो है साथियों यह नेपाल से मंगाया जाता था। मदिरा अर्थात शराब जो है सीरिया से मंगाया जाता था। रेशम जो है चीन से मंगाया जाता था। उस वक्त के चीन का रेशम बहुत प्रसिद्ध था। अब साथियों अब हम बात करते हैं सिक्कों की। अगर हम सिक्कों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है रूप दर्शक का, जो कि मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी था। जो अधिकारी मुद्राओं का, पैसों का परीक्षण करता था, उस अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। उसके बाद आता है सौवर्णिक का, जो कि लक्षणाध्यक्ष का सहयोगी था। उसके बाद साथियों नाम आता है अक्षशाला। यह अक्षशाला जो है सौवर्णिक कार्यालय को कहा जाता था। उसके बाद साथियों आता है आहत सिक्का। इसे आहत सिक्का इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे सूर्य, चंद्रमा, पपिल, मयूर, बैल, सर्प के चित्र बने होते थे और उसके ठप्पे लगे थे, तो इसलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। तो आज की क्लास को हम इतने पर ही समाप्त करते हैं, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी साथियों। कल जो है हम बात करेंगे मौर्योत्तर समाज की, उस वक्त के सामाजिक जीवन की, कि उस वक्त का जो सामाजिक जीवन था वह किस प्रकार से था। और उसके बाद जो है साथियों उस वक्त के मनोरंजन, कला शैलियों और जितने भी कला संस्कृत आदि थे उसके बारे में कल हम जानकारी लेंगे। और इसी के साथ कल हमारा जो है मौर्य समाज जो है समाप्त होने वाला है और मौर्योत्तर समाज की शुरुआत कल हो जाएगी। तो इसलिए जो है अपने रिवीजन को तैयार करते रहिए, अपने नोट्स अपने हाथों से तैयार करिए साथियों। मैं बार बार कहता हूँ, वरना केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप जो है एक तरफ से याद करेंगे, एक तरफ से भूल जाएंगे। इसलिए जो है आप अपने मेहनत को साकार करना चाहते हैं तो अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करिए और बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, लगे रहिए देश सेवा में साथियों। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।